हाँ, तो प्रीवियस क्लास में बेसिकली हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंस को देखा था, ठीक है। अब मेन हमको सेल स्ट्रक्चर को पढ़ना है। मेन जो अब हमारा टॉपिक है दैट इज सेल स्ट्रक्चर, जो मेन हमारा टॉपिक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के बारे में। हम जान रहे हैं कि एक्चुअल में सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हें हम क्या क्या नाम से जानते हैं, या फिर उनका फंक्शन क्या है, उनका सर। तो यहाँ पे अब देखिए, मेन जो है दैट इज सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। सेल स्ट्रक्चर, अगर मैं सेल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इट हैज, हाँ शिखर बोलिए क्या डाउट है। शिखर, यू हैव एनी डाउट देन आस्क। वाटर गैस बायोंसी नहीं, गैस वैक्यूल्स प्रोवाइड बायोंसी, गैस वैक्यूल्स प्रोवाइड बायोंसी, ठीक है। बायोंसी मतलब हल्का करेगा, उसको तैरने में मदद करेगा, उसको फ्लोटिंग टेंडेंसी देगा, तो यही चीज है। तो गैस वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। अगर मैं सेल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें 3 कंपोनेंट है। कौन कौन सा है भाई? सबसे पहला है सेल बाउंड्री, बाहर से सेल बाउंड्रीज हमको पढ़ना है कि सेल बाउंड्रीज क्या होता है। दूसरा जो चीज है दैट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड वन कंपोनेंट जो है दैट इज न्यूक्लियस। यही 3 कंपोनेंट को हमको पढ़ लेना, हमारा सेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सेल बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं तो इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर आता है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है दैट इज, अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूं तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें मिलता है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में ही होता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। मतलब सेल वॉल, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया के सेल में सेल वॉल के भी ऊपर एक हार्ड लेयर प्रेजेंट होता है। दिस लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। ये सिर्फ किस में प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया? सेल वॉल। थर्ड कंपोनेंट क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो ये 3 जो कंपोनेंट है, मतलब बाहर से हम आ रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक में सबसे बाहर का जो वॉल होगा दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद क्या होगा? सेल वॉल। उसके अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है? एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, या साइटोप्लाज्म को मेन एरिना कहते हैं। एरिना हम लोग किसको कहते हैं? जहां हम लोग फाइट करते हैं। तो साइटोप्लाज्म में ही क्या हो रहा है कि मेन फाइटिंग हो रहा है। किस बात का फाइटिंग? तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है या जो वाइटल एक्टिविटीज है, जो किसी भी सेल को सरवाइव करने में हेल्प करता है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही होती है। इसीलिए साइटोप्लाज्म जो है, अब इसमें 2 कंपोनेंट है। कौन सा भाई? तो अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो एक कंपोनेंट है जो इसमें, इसे हम साइटोसोल कहते हैं। मतलब इसका जो लिक्विड कंपोनेंट है, मतलब लिक्विड पार्ट जो है साइटोप्लाज्म का, जिसमें क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोसोल। ये क्या हो गया? साइटोसोल, SCYTOSOL, साइटोसोल। ये क्या है? लिक्विड कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का। दूसरा ये क्या हो गया? लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट। दूसरा क्या हो गया? इसका सॉलिड पार्ट होगा। इसका जो सॉलिड पार्ट प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में, जो सॉलिड पार्ट प्रेजेंट होगा, साइटोसोल प्लस सॉलिड पार्ट, एंड सॉलिड पार्ट इज नोन एज ट्रोफोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म। ये सॉलिड पार्ट है सेल का, ठीक है। ये सॉलिड पार्ट है सेल का, सॉलिड पार्ट।
अब देखो ये सॉलिड पार्ट दो तरह का हो सकता है, कैसे कैसे, एक लिविंग हो सकता है, दूसरा नॉन लिविंग हो सकता है। तो अगर ये सॉलिड पार्ट जो है वो अगर लिविंग होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स, ये क्या हो गया, वैसा सॉलिड पार्ट, वैसा ट्रोफोप्लाज्म जो कि क्या है, लिविंग है। ये क्या हो गया, लिविंग पार्ट या लिविंग कंपोनेंट। इसी के साथ इस साइटोसोल में नॉन लिविंग पार्ट भी प्रेजेंट है, जैसे कि क्या हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, फूड हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस, रेजिन, टैनिन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो जो नॉन लिविंग पार्ट है, दिस नॉन लिविंग पार्ट इज नोन एज ड्यूटोप्लाज्म। ड्यूटोप्लाज्म, इसे हम नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स बोल सकते हैं, नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स। ठीक है, तो ये जो बेसिक एक फ्लो चार्ट के रूप में हमें नजर आ रहा है, यही क्या है, सेल का स्ट्रक्चर। सेल के कंपोनेंट में क्या हो गया, सेल बाउंड्रीज हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ। फिर क्या हो गया, अंदर आते हैं तो साइटोप्लाज्म मिलता है। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट है, उसे हम क्या कह रहे हैं, साइटोसोल कहते हैं, और सॉलिड पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। अगेन ये सॉलिड पार्ट दो तरह का हो सकता है, एक कौन सा, लिविंग पार्ट जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, दूसरा क्या हो गया, नॉन लिविंग पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सारे लोगों को, इस फ्लो चार्ट को नोट डाउन कर लो। अब इसी के आधार पे एक एक कंपोनेंट हम पढ़ेंगे। पहले हम सेल बाउंड्रीज पढ़ेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। फिर साइटोसोल तो लिक्विड पार्ट है, वो नहीं पढ़ना है हमको, ये पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। और फिर न्यूक्लियस, मतलब मेजर जो इसमें पढ़ना है वो ये तीन, ये सेल ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियस पढ़ना है। ट्रोपोप्लाज्म का स्पेलिंग ठीक से नहीं दिख रहा है। TROPHO, ट्रोफोप्लाज्म, PLASM, TROPHOPLASM, ट्रोफोप्लाज्म। अब देखिए एक एक करके हम सारे कंपोनेंट्स को पढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेल बाउंड्रीज में ग्लाइकोकैलिक्स। तो टॉपिक अब हम सेल बाउंड्रीज बना लेंगे। हाँ टाइम दे रहे, बता रहे, आप लिखो ना इसको, टॉपिक, इसके बाद सेल बाउंड्रीज देंगे और उसमें पहला ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ेंगे। लिखिए तो इसको, ये वाला लिख लीजिए। सर इंक्लूजन्स मतलब, इंक्लूजन्स मतलब हम कहते हैं, समझो एक तरीके से इनसाइड मटेरियल, जैसे मान लो मेरा बॉडी है, इसके अंदर कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लूजन्स कहते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे नॉन लिविंग में इंक्लूजन्स क्या हो सकता है फूड वैक्यूल के फॉर्म में हो, या फूड का पार्टिकल हो, या सर्टेन ग्रैन्यूल्स हो, स्टार्च ग्रैन्यूल्स हो, ये सब क्या हो गया, इंक्लूजन्स बोलते हैं हम लोग इसको। So is the audio video clear? Kindly answer in the poll. Repeat inclusion, एक मिनट अब्दुल्ला। So inclusion हम कह रहे हैं कि वैसा बॉडी, समझो कि एक मेन बॉडी है, उसके अंदर सर्टेन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में रहना, इसे ही हम लोग इंक्लूजन्स कहते हैं। जैसे मान लो स्टार्च का ग्रैन्यूल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो स्टार्च का ग्रैन्यूल जो है सेल के लिए एक तरह का इंक्लूजन बॉडी हो गया। ठीक है, जैसे पर ऑक्सीजोम्स, ग्लाइऑक्सीजोम्स, हम लोग आगे हायर क्लासेस में इनको पढ़ना होता है। सर सेल का इंक्लूजन्स क्या होंगे? सेल के इंक्लूजन्स वही हम बोल रहे हैं ना, जैसे मान लो कि सेल के इंक्लूजन्स क्या होंगे, तुम ले लो गम्स ले लो, एसेंशियल ऑयल्स हो गया, फैट्स हो गया, ये सब नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स में आते हैं।
यहाँ तक कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया, अमोनिया वगैरह जो है, यूरिया है, ये सारे सेल के इंक्लूजन्स में आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो हम देंगे दैट इज सेल बाउंड्रीज। ये तो एक जनरल वे हो गया कि फ्लोचार्ट में हमको समझ में आ जाएगा कि डिवीजन कैसे हो रहा है। अब एक एक करके हर स्ट्रक्चर को हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाइएगा सेल बाउंड्रीज। सेल बाउंड्रीज, सेल बाउंड्रीज में सबसे पहला बाउंड्री का नाम दीजिएगा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स की मैं बात करूं तो ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया में ज्यादातर देखा जाता है। ये दो फॉर्म में हो सकता है। मान लो ये हम सेल एक बैक्टीरिया बना रहे हैं, ये इसका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये ऊपर से इसका सेल वॉल हो गया, ठीक है। अब ये दो फॉर्म में पाया जा सकता है। हो सकता है ये टफ लेयर के फॉर्म में, दूसरा कि एक थिन लेयर के फॉर्म में। टफ लेयर एक ही में दिखा रहे, ये अगर टफ लेयर के फॉर्म में है ग्लाइकोकैलिक्स तो इसे कैप्सूल कहते हैं। और जिस भी बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है उसे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। अब ध्यान से समझो, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि बैक्टीरिया में कैप्सूल है मतलब बैक्टीरिया में एक बाहर से एक बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है। तो ये बाहर से जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बैक्टीरिया को सर्टेन कंडीशंस में क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने की कहां जरूरत है, बॉडी के अंदर। मतलब वो बॉडी के दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाता है तो वहां पे उसको क्या होता है, एसिडिक मिलेगा, अटैक होगा, या मान लो एसिड होगा, इंजाइम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। सर्टेन पीएच कंडीशंस वैरी करते हैं तो वहां पे वो सरवाइव कर सके, वहां पे वो सरवाइव कर सके, इसी वजह से उसके ऊपर क्या है, जो कैप्सूल का लेयर है वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सिंपल सा चीज है कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। तो जितना भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया सारे के सारे क्या होंगे, पैथोजेंस होंगे। दूसरा क्या है, लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है ये ग्लाइकोकैलिक्स, टफ कैप्सूल के फॉर्म में नहीं, लेयर्स के फॉर्म में। तो इसे हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स पाया किस में जाता है, तो याद रखना है प्रोकैरियोटिक्स में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया हमारा। और ये दो फॉर्म में पाया जा सकता है, कौन कौन सा, कैप्सूल और दूसरा क्या हो गया, स्लाइम लेयर। कैप्सूल क्या है, टफ हो गया, टफ हार्ड लेयर है। जिस भी बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। and capsulated bacteria are pathogenic in nature as they cause diseases in plants and animals. Next, glycocalyx can be also found in the form of loose sheath known as slime layer. ठीक है, क्लियर है ग्लाइकोकैलिक्स? क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। स्लाइम से फिर से एक्सप्लेन कर दे। समझो, या तो ये टफ हार्ड लेयर के फॉर्म में, ठीक है, या तो वो एक लूज शीट के रूप में एक लेयर दो लेयर ऐसे करके डिपॉजिट करके है, ठीक है। तो ये जो लूज शीट के रूप में ग्लाइकोकैलिक्स है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा इसमें, इट इज फाउंड इन prokaryotes such as bacteria and is placed over the cell wall or
इट इज द outermost layer. ठीक है. सेकंड पॉइंट, it can be in two forms. कौन कौन से फॉर्म्स हो गए? फर्स्ट लिख लेंगे कौन सा? कैप्सूल. पहला फॉर्म कैप्सूल. ठीक है. फर्स्ट जो फॉर्म है दैट इज कैप्सूल. कैप्सूल जो है वो क्या है? टफ हार्ड लेयर. इसी में लिख सकते हैं हम लोग कैप्सूल में ही. बैक्टीरिया विथ कैप्सूल, इन्हें हम क्या कहते हैं? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया. ठीक है. और ये कैसे होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं. पैथोजेनिक होते हैं. लिखिए तो इसको. कैप्सूल क्या हो गया? टफ हार्ड लेयर. वो बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल पाया जाता है उसे हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं. और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कैसा होता है? पैथोजेनिक होता है. पैथोजेनिक सिंपल है, मतलब डिजीज कॉजिंग. दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है भाई? दूसरा फॉर्म ये लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. तो सेकंड जो फॉर्म है दैट इज इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ लेयर्स एंड इट इज नोन एज स्लाइम लेयर. तो सेकंड जो फॉर्म है दैट इज स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर. तो ये क्या है? लूज शीथ के फॉर्म में. लूज शीथ फॉर्म. ठीक है. हो गया. अब देखो इसके बाद से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ना है दैट इज सेल वॉल. सर 1 सेकेंड सर. हाँ हाँ लिखिए. सर लूज शीथ फॉर्म मतलब? लूज शीथ के फॉर्म में मतलब कि एक लेयर प्रेजेंट है. कोई उसमें ऐसा नहीं कि ग्लूड टुगेदर है कि एकदम हार्ड बन गया. ठीक है. मान लो मैं कागज है, कागज के एक के ऊपर एक लग के इतना मोटा बना दूं तो वो लूज है ना. जब तक उसमें हम फेविकॉल लगा के उसको टाइट ना कर दे तब ना वो रिजिड होगा. तो वहां क्या है? एक के ऊपर एक लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है. कोई उसमें एसोसिएशन वैसा फिक्स्ड रिजिड एसोसिएशन नहीं होता है. वही फॉर्म. बिठा देना. यस सर. देखिए ये तो पहला लेयर हो गया, पहला बाउंड्री हमारा हो गया. सेकंड बाउंड्री की मैं बात करूं तो दैट इज सेल वॉल. सेल वॉल की मैं बात करूं तो सेल वॉल सबसे पहले ये डेड स्ट्रक्चर है. डेड होता है और क्योंकि ये डेड है तो अपने अंदर मूवमेंट, अंदर बाहर के मूवमेंट को, जो कि अपने थ्रू मूवमेंट जो हो रहा है, क्या उसे ये कंट्रोल कर पाएगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डेड है. मान लो कि हम रूम है, रूम गेट खोला छोड़ दिए है. अब कौन आदमी अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, इसको रूम थोड़ी ना कंट्रोल कर पाएगा. क्योंकि वो अगर वो लिविंग रहता तब वो कंट्रोल करता कि हाँ मेरे को क्या चाहिए अंदर और क्या बाहर हमको करना है. लेकिन ये स्ट्रक्चर क्या है? डेड स्ट्रक्चर है. तो डेड है, साथ ही साथ ये परमिएबल है. परमिएबल कहने का मतलब है हम कह सकते हैं कि अलाउ करें सर्टेन सब्सटेंसेस का मूवमेंट. सर्टेन नहीं, ऑल सब्सटेंसेस का मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड, आइदर इनसाइड और आउटसाइड. तो ये क्या है? सेल वॉल डेड होता है स्ट्रक्चर. हम लिख सकते हैं डेड एंड परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस. पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट है. अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं कि सेल वॉल है क्या भाई, तो सेल वॉल जो है, अब सेल वॉल सारे सेल में पाया जाता है एनिमल को छोड़ के. हम लोग को लगता है कि हम बोलते हैं कि नहीं सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है. नहीं नहीं, सेल वॉल सब में पाया जाता है एनिमल को
छोड़ के, यही बोलना है, क्योंकि सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है, बैक्टीरिया में, फंगस में, एल्गी में, लेकिन ये एब्सेंट होता है एनिमल में। भले ही देखो, अब भले ही ये प्लांट में पाया जाए, एल्गी में पाया जाए, मतलब हायर प्लांट्स में, एल्गी में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, लेकिन ये सेल वॉल डिफरेंट एनिमल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से बना होता है। ऐसा नहीं कि सब में हम जानते हैं, जनरली अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है या अभी तक का जो हमारा नॉलेज बेसिस है, दैट इज कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है प्लांट सेल में। तो हम कहते हैं सेल वॉल क्या चीज का, कहीं भी क्वेश्चन आता है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन इज सेलुलोज, यू टेक ऑलवेज टेक सेलुलोज, बट इट इज नॉट एंटायरली ट्रू, बिकॉज cell wall of algae is made up of another thing, cell wall of fungus is made up of certain another things, ठीक है, या another substance हम कह सकते हैं। तो भले ही इन सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल जो है वो क्या है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से बना होता है इन सारे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो समझ में आया? अगर मैं कहूं कि सेल वॉल पाया किस में जाता है या सेल वॉल आउटर बाउंड्री है किस में, तो ये सारे सेल में है। हम लिख सकते हैं इट इज फाउंड इन, किसमें पाया जा रहा है? सबसे पहला है हायर प्लांट्स, लेकिन हायर प्लांट्स में ये अलग चीज से बना होता है, ठीक है। हायर प्लांट्स की मैं बात करूं तो हायर प्लांट्स में क्या चीज से बना हुआ है? ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टीन्स का बना होता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टीन्स, मेन कंपोनेंट सेलुलोज बोलते हैं, लेकिन ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या है? हायर प्लांट्स के साथ हम जानते हैं फंगस में पाया जाता है, फंजाई में। तो फंजाई में क्या चीज से पाया जाएगा? कौन सा कंपोनेंट पाया जा रहा है? तो हम जानते हैं फंजाई में एक काफी हार्ड स्ट्रक्चर होता है। हायर प्लांट्स कहने का मतलब है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। डाइवर्सिटी पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि लोअर प्लांट्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट होता है। 5 डिवीजन होता है किंगडम प्लांटी में, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट हम कहते हैं। तो हायर प्लांट मतलब टेरिडोफाइट्स के बाद मैं बोल रहा हूँ, और लोअर प्लांट्स बेसिकली एल्गी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां देखिए कि फंजाई में मेन जो कंपोनेंट है सेल वॉल का, दैट इज काइटिन, CHITIN, एंड पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, SACH, सैकेराइड्स, इनका बना होता है ये किंगडम। फंजाई में या फंगस जो है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड का उनका सेल वॉल बना होता है। देखो डिफरेंस तो आ गया ना, हायर प्लांट्स और फंजाई में अलग अलग है। अगर यहीं पे मैं बात कर रहा हूं अगर एल्गी की, याद रखना है सबका सब्सटेंस कौन कौन सा होता है एल्गी की। तो एल्गी का सेल वॉल क्या चीज से बना होता है? तो एल्गी का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मेन कंपोनेंट इसमें भी सेलुलोज होता है, लेकिन प्लांट के जैसा सिमिलर नहीं हो सकता है। इसमें सेलुलोज के साथ एक अनदर, सारे कंपाउंड शुगर है, सारे शुगर्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है। गैलेक्टन्स 11th में पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स में। गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक CaCO3 is known as कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट वही कंपाउंड है जिसको हम मार्बल भी कहते हैं, ये वही कंपाउंड है जो कि अंडा का शेल भी होता है, ठीक है। एग शेल भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। नेक्स्ट देखिए, सेल वॉल के बाद एल्गी के बाद क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन वो अनदर कंपाउंड से बना हुआ है, वो डिफरेंस है। अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया में एक सर्टेन कंपाउंड है, दिस इज नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन्स।
ग्लाइकन्स, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है बैक्टीरियल सेल वॉल। तो देखो ये इन सब में पाया जा रहा है, चारों में पाया जा रहा है, लेकिन डिफरेंस है भाई, सेल वॉल एक जैसा नहीं है। पहले माना जाता था, इसीलिए बैक्टीरिया, फंजाई, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन जब एरिस्टोटल ने किया था तो सिंपल उन्होंने क्या किया था कि जो जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट, जिसमें नहीं है वो एनिमल। जितने सेल वॉल थे सारे के सारे प्लांट में चले गए, बैक्टीरिया भी चला गया, फंगस भी चला गया, एल्गी भी चला गया। फंगस देखो हेट्रोट्रॉप है, ये प्लांट कैसे हो सकता है, प्लांट तो ऑटोट्रॉप होता है। तो यही कंफ्यूजन हुआ। तो डाइवर्सिटी में क्या हुआ, फिर इसको अलग कर दिया गया, इसको क्लासिफाई अलग कर दिया गया, क्योंकि भाई एक जैसा कंपाउंड से नहीं बना है सब, भले ही सेल वॉल है लेकिन डिफरेंट सब्सटेंसेस से वो सेल वॉल बना होता है। तो ये सारा सेल वॉल पाया जाता है। अगर मैं एब्सेंस की बात करूं तो सेल वॉल जो है हम लिख सकते हैं इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। हो गया, लिख लीजिए। इसके बाद से टाइप हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शियरी वॉल, मिडिल लैमेला, ये सब नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। यहाँ पे हमको मेनली जानना है फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। तो देखो एक रिजिड बाउंड्री है, तो सबसे पहला चीज क्या करेगा, वो एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगा, सबसे पहला चीज है। दूसरा क्या है, वो रिजिड है, वो हार्ड है। तो कोई भी मान लो तुम्हारा घर है, एक मिट्टी का घर है और दूसरा ईंटे का घर है, जाहिर सी बात है ईंटे वाले में तुम ज्यादा सेफ हो, क्योंकि कोई भी बाहर से अटैक करने आएगा तो ईंटा का दीवार तोड़ने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू डिस्ट्रॉय अ मड वॉल, ठीक है। तो वो क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी सेल को क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता है। फिर सेल को सेल से जोड़ने का काम करता है। दो सेल के बीच में, सेल वॉल के बीच में प्लांट सेल की बात करें तो एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है। जैसे मान लो हमको दीवार जोड़ना है, यहाँ पे दीवार जोड़ना है, एक ईंट बनाएंगे, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट रखेंगे, तो ऐसे तो ही ना कि ईंट के ऊपर रखते खाली सजाना है, ठीक है, सजाएंगे तो पता चला ऐसे ही छूने से ऐसे ऐसे किए पता चला दीवार ही गिर गया। तो बीच में हम तो सीमेंट भी तो लगाते हैं ना, ताकि वो क्या हो जाए, आपस में चिपक जाए। तो दो प्लांट सेल के बीच में, यहां पे समझना, ये मान लो प्लांट सेल है, सेल वॉल है, इनके बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। और ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो लेयर है इसे हम मिडिल लैमिला कहते हैं, इसे हम मिडिल लैमिला कहते हैं। और ये मिडिल लैमिला क्या है, दो सेल को जोड़ने का काम कर रहा है। अब सेल को तो जोड़ेगा, लेकिन इसी मिडिल लैमिला में क्या है, यहाँ पे सेल वॉल समझो एब्सेंट होता है या ट्यूबुलर नेटवर्क बनता है। और ये जो ट्यूब लाइक नेटवर्क बना है, ठीक है, यह जो ट्यूब लाइक स्पेस है जिसके थ्रू इधर का साइटोप्लाज्म और इधर का साइटोप्लाज्म आपस में कम्युनिकेट कर रहा है या सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कर रहा है। लैमिला का मतलब लेयर होता है, ठीक है, लैमिला का मतलब लेयर होता है। तो ये जो इधर का साइटोप्लाज्म एक्सचेंज कर रहा है मटेरियल्स को, तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से करता है जिसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा लिखवाएंगे अभी। तो सिंपल सा चीज समझो कि सेल वॉल का फंक्शन क्या क्या है। मैं फिर से इस चीज को रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो एक शेप दे रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेंथ दे रहा है। दूसरा चीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है या मैकेनिकल जर्क से बचा रहा है। थर्ड वन क्या है, जो बीच में मिडिल लैमिला बनता है सेल वॉल से, सेल टू सेल इंटरैक्शन में हेल्प करता है। और सेल टू सेल इंटरैक्शन किस चीज से हो रहा है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से हो रहा है, जहां पे सेल वॉल थिन होता है या नहीं के बराबर होता है। और वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन रहा है इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक हम कह सकते हैं कि फंक्शन होता है सेल वॉल का। तो नेक्स्ट जो टॉपिक देना दैट इज फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ये तो हम जान गए कि कहां कहां पाया जाता है और क्या क्या चीजों से ये बना होता है। नेक्स्ट दीजिए, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। अगर मैं सबसे पहले फंक्शन की बात करूं जो अभी मैंने बताया, दैट इज
वो क्या है, हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड क्या देगा, प्रॉपर शेप, प्रॉपर शेप। दूसरा क्या है, क्योंकि वो रिजिड और हार्ड है, ठीक है, रेजिस्टिव है, तो कोई इसको अटैक करने आएगा तो वो रुकेगा बाहर से, तो एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। हम लिख सकते हैं ड्यू टू इट्स rigidity due to its rigidity it provides mechanical strength, it provides mechanical strength। फिर नेक्स्ट देखो, ये सेल टू सेल इंटरैक्शन में हेल्प कर रहा है। कैसे भाई, तो एक ट्यूबुलर नेटवर्क से, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, हम लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब थोड़ी ना कि बातचीत करेगा, इंटरैक्शन यहां क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। देखिए तो हाँ बिल्कुल अब्दुल्ला कर दे रहे, सीमेंटिंग मटेरियल लिख लीजिए, मैं कर दे रहा हूँ, मिडिल लैमेला फिर से कर देंगे। प्लीज एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट। अच्छा देखिए, सेल टू सेल इंटरैक्शन में मदद कर रहा है, ठीक है, कैसे भाई, मान लो ये हम सेल है, इसका ये सेल वॉल है, ये दूसरा सेल है, इसका ये सेल वॉल है। अब देखो, क्योंकि ये हाईली परमिएबल है, तो यहाँ का जो सब्सटेंस होगा या इससे जो इसमें सब्सटेंस को मूव करना है वो आसानी से जा सकता है। तो और भी इसको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, थिन हो जाता है सेल वॉल, या एब्सेंट होता है, आमने सामने एब्सेंट है, और एक ट्यूबुलर कनेक्शन बनता है, यहाँ का साइटोप्लाज्म यहाँ से के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है। तो ये सेल टू सेल इंटरैक्शन में यही ना मदद कर रहा है, क्योंकि यही क्या है, हम कह सकते हैं आउटर स्ट्रक्चर है ये वाला, और ये किसके थ्रू ये इंटरैक्शन कर रहा है, तो ट्यूबुलर कनेक्शन के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो ट्यूबुलर कनेक्शन बनेगा इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसी में जोड़ लीजिएगा, with the help of tubular connections between adjacent cells called as ऊपर लिखते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, called as प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये परमिएबल है तो सब चीज इसके अंदर घुस जाएगा। अब एक सेल इतना बड़ा है, ठीक है, सेल इतना बड़ा है, तो इसका मान लो कि परमिएबिलिटी होगा, तो हो सकता है इतने ही बड़े सब्सटेंस का लिए होगा। अब इतना बड़ा इसमें सब्सटेंस देना है तो थोड़ी ना चला जाएगा। तो जो अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, दो तरह का मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मतलब बड़ा साइज में, एंड माइक्रो मॉलिक्यूल जो साइज में छोटे होते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि अनडिजायरेबल है, मतलब सेल को चाहिए ही नहीं, तो उनको रोकता है, उनके लिए पहला बैरियर का भी फॉर्मेशन करता है ये क्या, सेल वॉल। तो ये इसका क्या हो सकता है, नेक्स्ट फंक्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें, फोर्थ
it provides barrier to undesirable macromolecules. यहीं पे एक जो मैंने बताया है मिडिल लैमेला, उसे मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। वो दो सेल के बीच का लेयर होता है, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, स्टार मार्क करके। तो नेक्स्ट जो है दैट इज मिडिल लैमेला, लिख लीजिए मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला है क्या? लैमेला का मतलब होता है लेयर या शीथ, ठीक है। लेयर प्रेजेंट है किसके बीच? हम लिख सकते हैं दो सेल के बीच में। और ये क्या करता है? सीमेंटिंग मटेरियल है। सीमेंटिंग मटेरियल कहने का मतलब क्या हो गया कि जोड़ने का काम कर रहा है, ग्लू करने का काम कर रहा है दो सेल को, ठीक है। हम लिख सकते हैं लेयर प्रेजेंट between adjacent cells, layer present between adjacent cells is a, कॉमा देखिए, is a cementing layer which glues, G-L-U-E-S, glues together the cells। अगर मैं मिडिल लैमेला की बात करूं कि मिडिल लैमेला बना क्या चीज से होता है, तो ये तो भाई बना होता है किस चीज से? तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से, या हम कह सकते हैं पेक्टिक एसिड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, या सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ पेक्टिक एसिड, जिसे कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट्स हम लोग कहते हैं। तो सिंपल सा चीज है, हम लिख सकते हैं, इसी में फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा इट इज मेड अप ऑफ it is made up of calcium and magnesium pectates लीजिए। तो पेक्टेट कहते हैं हम लोग, पेक्टिक एसिड होता है, एक तरह का एसिड है, जैसे लैक्टिक एसिड है वैसे ही पेक्टिक एसिड है। तो पेक्टिक एसिड का सॉल्ट जो होता है, उसे किसी भी एसिड के सॉल्ट को हम लोग, कोई भी मेटल सॉल्ट है तो उसे हम लोग पेक्टेट कह सकते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड के सॉल्ट रहेगा, मान लो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ लैक्टिक एसिड है, तो उसे लैक्टेट्स हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारा सेल वॉल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट और तीसरा और लास्ट हमारा सेल बाउंड्री हमें पढ़ना है, दैट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन व्हिच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो थर्ड बाउंड्री हमें पढ़ना है, जो कि आखिरी है। सबसे बाहर प्रोकैरियोटिक ही, बैक्टीरिया को छोड़ के सबसे बाहर सेल वॉल रहेगा सब में, ठीक है। लेकिन एनिमल में सेल मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट लेयर होता है, और उसमें सेल वॉल क्या होता है? क्यों भाई आउटर मोस्ट होता है? क्योंकि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक दीजिएगा दैट इज सेल बाउंड्री। थर्ड जो है हमारा वो है क्या? सेल मेम्ब्रेन। थर्ड टॉपिक दीजिएगा, थर्ड सेल मेम्ब्रेन। इसे हम और क्या कह सकते हैं?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे और हम कह सकते हैं प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। सबसे पहली चीज ये क्या है, एक लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सबसे पहला चीज क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर है। इसका डिस्कवरी स्वान ने किया था, बाद में जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ गया था। लिविंग स्ट्रक्चर हिस्ट्री में मैंने बताया था। ये क्या है भाई, एक लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है नॉर्मली, तो सेल वॉल के नीचे पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है कि इट इज आउटर मोस्ट बाउंड्री इन केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के केस में ये सबसे बाहर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक टर्म देते हैं, दैट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल। देखो कहीं कहीं बुक में सेमी परमिएबल भी लिखा हुआ है, सेलेक्टिवली परमिएबल, लेकिन वो गलत होता है। सेमी परमिएबल नहीं होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब डिफरेंस पूछोगे कि सेमी और सेलेक्टिवली का अंतर क्या होगा, तो वो भी बताएंगे। ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। देखो एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, तुमने पढ़ा है सॉल्यूट बोलते हैं और सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। समझो अगर मैं बोलूं कि सेमी परमिएबल होने का मतलब क्या हो गया, सेमी परमिएबल होने का मतलब क्या हुआ, कि मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल कहने का मतलब है यहां जो लिक्विड कंपोनेंट अगर ज्यादा है तो वो बह के कहां हो जाएगा, इधर चला जाएगा, या ये कोई इधर ज्यादा है तो बह के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट वाले पार्ट को ही क्या करेगा, अलाउ करेगा, मतलब फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। इस तरह के जो मूवमेंट है या इस तरह का मेम्ब्रेन है, इसे हम सेमी परमिएबल कहते हैं। सेमी का मतलब सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए वो क्या होगा, परमिएबल होगा, दूसरे कंपोनेंट के लिए क्या होगा, इम्परमिएबल होगा। लेकिन बाद में जाके देखा गया, नाम को मॉडिफाई कर दिया गया, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि बिकॉज इट अलाउज सर्टेन सॉल्यूट्स। ऐसा नहीं है कि खाली लिक्विड वाला ही चीज इधर उधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जाता है, कुछ सॉल्यूट्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। Hence the term semi permeable is an ambiguous। ambiguous कह रहे हैं कि वो क्या है, गलत है एक टर्म में। कैसे भाई, क्यों? क्योंकि वो खाली सॉल्वेंट का मूवमेंट थोड़ी ना करा रहा है, वो सॉल्वेंट के साथ कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कर सकता है। इसीलिए द नेम चेंजेस फ्रॉम सेमी परमिएबल टू द सेलेक्टिवली परमिएबल। इज एवरीबॉडी क्लियर और नॉट ऑफ दिस? क्लियर सर। ठीक है, समझ में आया? सेलेक्टिवली और सेमी का अंतर हो गया। तो देखो एक बार फिर से सर। हाँ, तो देखो कोई भी सॉल्यूशन है उसमें दो टर्म है, एक सॉल्यूट जो घुलने वाला, जिसमें घुल रहा है वो सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां जहां कम है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना ज्यादा से कम की तरफ सिर्फ सॉल्वेंट की, तो उस चीज के लिए हम सेमी परमिएबल वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि सब्सटेंसेस जो मूव कर रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर रहा है, सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ सेलेक्टेड सॉल्यूट भी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर मूव करते हैं। इसीलिए इस टर्म को सेलेक्टिवली परमिएबल बोला गया। ठीक है, इस चीज को लिख लेते थोड़ा, लिखिएगा तो सेलेक्टिवली परमिएबल as it allows movement of certain solutes from inside to outside or from outside to inside along with solvent। मतलब कुछ selected solutes का भी
मूवमेंट करा रहा है, इसीलिए ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसे हम कहते हैं. Previously it was thought that it is semi permeable, but now it is clear that it is selectively permeable because it allows certain solutes to move in either direction. ठीक है, तो ये चीज तो हो गया. अब देखो इसके स्टडी करना है, इसका जो डिटेल स्टडी है that was given by two scientists, एंड उन्होंने एक मॉडल दिया इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. वो मॉडल था क्या, पहले भी बहुत सारे मॉडल दिए गए, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जिसे हम पढ़ते हैं बुक्स में हमारे बनाया रहता है, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. और ये जो मॉडल है वो दो साइंटिस्ट, एक का नाम सिंगर था, सिंगर उनका प्रोफेशन नहीं हुआ, गाना नहीं गाते थे, नाम था उनका, और दूसरे का निकोलसन था. इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक डिटेल स्टडी मॉडल दिया मतलब वो एक्चुअल में थोड़ी ना, माइक्रोस्कोप में थोड़ी ना अंदर घुस के देख रहा है कोई, वो डिटेल मान लो हम लोग बनाते हैं ना, कोई मॉडल बनाते हैं. अब मॉडल वर्किंग भी हो सकता है, नॉन वर्किंग भी हो सकता है, दोनों तरह का मॉडल होता है. एक खाली शो के लिए बनाते हैं. तो उन्होंने क्या किया, मॉडल बनाया, और उस मॉडल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, एक तरीके से हम कह सकते हैं. तो जो मॉडल था उसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहा जाता है, और वो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है. तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा बड़ा है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट इसमें पढ़ेंगे. देखिए, तो नेक्स्ट जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो देखिए, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो जो मॉडल दिया गया है, दिस इज नोन एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. हम लिख सकते हैं फॉर स्ट्रक्चर अ मॉडल known as क्या जाना जाता है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. फ्लूइड मोज़ैक मॉडल given by singer and Nicholson. Singer and Nicholson is the most accepted मॉडल. ये सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है हमारा. ठीक है, अब ये मॉडल है क्या, तो ये मॉडल में सिंपल उन्होंने कहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें दो ही सब्सटेंसेस से मेनली बना होता है. पहला क्या हो गया, जो मेन सब्सटेंसेस उन्होंने बोला, वो बोला कि मेन सब्सटेंस इसमें एक तरह का फैटी सब्सटेंस होता है जिसमें फास्फोरस का अमाउंट ज्यादा होता है. ठीक है, तो फैटी सब्सटेंस को यहां देखना, इसको लिख लियो. तो फैटी सब्सटेंस के लिए वर्ड लिपिड यूज करते हैं. क्या करते हैं, लिपिड. ठीक है, फैटी सब्सटेंस के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, लिपिड. लिपिड दो तरह का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे लिपिड दो तरह का हो सकता है. अगर मान लो रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, कोई ऐसा लिपिड जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है उसे ऑयल कहते हैं. जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाता है उसे हम लोग फैट कहते हैं. जैसे कि बटर ले लो, घी ले लो, ये क्या है, फैट है. वहीं पे हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, सनफ्लावर ऑयल ले रहे हैं, तो वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे तुम्हारा ऑयल के फॉर्म में रहता है या लिक्विड के फॉर्म में रहता है. तो लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज हम कह सकते हैं ऑयल which is liquid in nature at the room temperature, and second one is fat which is solid at room temperature. तो लिपिड मतलब फैटी सब्सटेंस, हिंदी में समझो, लिपिड मतलब फैटी सब्सटेंस होता है. ठीक है, और फैटी सब्सटेंस जो होगा उसमें फास्फोरस का अमाउंट ज्यादा होता है, और उस तरह के फैटी सब्सटेंस को हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं.
तो उन्होंने कहा कि मेजर जो सब्सटेंस होता है सेल मेम्ब्रेन में वो फॉस्फोलिपिड होता है, और जगह जगह पे कहीं कहीं क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्रोटीन्स भी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन मेन जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है दैट इज मेड अप ऑफ phospholipid in which at certain locations proteins are present। ठीक है, तो उन्होंने इस मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस सब्सटेंस से बना हुआ है, दो, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। हो गया, इसको बिठा रहे। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखिएगा, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू this model, according to this model, cell membrane is made up of phospholipids, and proteins देखो फॉस्फोलिपिड मेजर कंपोनेंट के रूप में ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, जगह जगह पे प्रोटीन प्रेजेंट है। समझो ये ऐसे फॉस्फोलिपिड है, जगह जगह पे हमको ये प्रोटीन दिख रहा है, ये प्रोटीन दिख रहा है। तो प्रोटीन जगह जगह पे प्रेजेंट है, तो पहले देखना एक फर्श बनता था, ठीक है, एक फर्श। आज तो मार्बल टाइल्स हम लोग यूज करते हैं फ्लोरिंग में, लेकिन पहले तुम थोड़ा सा पुराना, आज से 20-25 साल पहले का कोई भी घर देखना, तो उसमें मोज़ैक यूज किया जाता था। मोज़ैक क्या होता है कि बड़ा सा शीट होता है, उसमें पत्थर बैठाया जाता था, ठीक है, फिर उसको घस के हटाया जाता है, तो ऐसा ऐसा दिखता है। तो इसीलिए मोज़ैक का मतलब होता है ना कि डिफरेंस, एक यूनिफॉर्म नहीं रहे, बीच बीच में स्पॉट्स नजर आए, तो इसीलिए इसे मोज़ैक मॉडल कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड मेन कंपोनेंट है, जगह जगह पे हमको क्या नजर आता है, प्रोटीन नजर आता है। दूसरा चीज है फ्लूइड हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, फैट के कारण क्या है, या फैटी सब्सटेंस के कारण क्या है, लूज है, थोड़ा सा खिसकता है, मूव करता है। जैसे कोई सब्सटेंस को पार होना है, तो फैटी सब्सटेंस को कोई पार होना है, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा खिसकेगा सारा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, और वो सब्सटेंस अंदर की तरफ पार हो जाएगा। तो इसीलिए इस मॉडल को हम लोग फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये मोज़ैक पैटर्न में कौन कौन, मोज़ैक पैटर्न में कौन है, मतलब डिफरेंस, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। पूरा जो लेयर है वो क्या चीज का बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का, और वहां पे जगह जगह पे क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटीन्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। अब देखो इसके फिगर को हम बनाएंगे, ठीक है, इसके फिगर को बनाएंगे, देखेंगे डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। अगर हम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें दो पार्ट होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक इसका सर्कुलर ग्लोब्यूलर हेड होता है, ठीक है, और दूसरा इसका हम लोग टेल कहते हैं, इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इसका पार्ट हो गया, दिस इज नोन एज हेड। ये एक फिगर मैं बना रहा हूं किस चीज का, और फॉस्फो, ये ऐसा थोड़ी ना, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहे हैं, ऐसा एग्जैक्ट थोड़ी ना होगा। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ठीक है, फिगर ये हो गया, ये इसका टेल हो गया, ठीक है, ये इसका टेल हो गया। हेड कैसा होता है, तो हेड नेचर वाइज मैं बात करूं तो हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हेड जो होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो फॉर वाटर एंड फिलिक का मतलब लव होता है, मतलब वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक। ये क्या है भाई, वाटर लविंग है। अब जाहिर सी बात है वाटर लविंग होगा, जो पानी से प्यार करेगा उसको तेल से नफरत होगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये हम लिख सकते हैं ऑयल हेटिंग हो सकता है,
मतलब ऑयल इसको पसंद नहीं है, इसको क्या पसंद है, पानी। दूसरा क्या हो गया, टेल। टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब फोबिया, फोबिया का मतलब डर होता है किस चीज से, पानी से। एक डिजीज भी होता है जैसे कि रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया कहने का मतलब है कि पानी से डर लगता है। मिसकंसेप्शन ये है कि हमको कोई नहलाने आएगा तो हम डर जाएंगे, ऐसा नहीं है। पानी से डर इसलिए लगता है क्योंकि ना थ्रोट का मसल्स है ना, रेबीज में क्या होता है, अगर मान लो कोई रैबिट डॉग या कैट जो है जिसको रेबीज का वायरस है वो तुम्हें काट लेता है और उस तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है वो वायरस, एंड यू डोंट हैव वैक्सीनेशन बिफोर, आपको वैक्सीनेशन नहीं है और साथ ही साथ आप वैक्सीनेशन लिए भी नहीं विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स, उसका एक सर्टेन पीरियड होता है उसमें लेना होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है, ये मसल जो है ना ये लॉक हो जाता है एक तरीके से, या इसका ना हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में ही चला जाता है और स्वैलो नहीं कर सकता, यानी कि थूक भी घोटेंगे ना घोटा नहीं पाता है। इसीलिए पानी से डर लग रहा है, पीने वाला पानी से, नहाने वाले से नहीं, ठीक है। मतलब इवन पानी से, थूक से भी घोटाने से डर लगता है, घोटेंगे तो मतलब एकदम लगता है कि अब जान निकल जाएगा, थूक भी घोटने में इतना दर्द होगा, इतना पेन होगा। इस वजह से इस डिजीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, नॉर्मली से हम लोग रेबीज भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाटर हेटिंग होगा, वाटर हेटिंग होगा। नेक्स्ट क्या है, वाटर हेटिंग होगा तो क्या होगा, ऑयल लविंग होगा, ऑयल लविंग होगा। नहीं तो इसको धन अगम्य, अब्दुल्ला का भी हो गया। देखिए और यहां तक हमारा हो गया है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज, वो हमको स्ट्रक्चर बनाना है, एक डिटेल मॉडल बनाना है जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। अब यहां तक जिसको भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो, जो भी डाउट है यहां तक के पढ़ाई में, 3 क्लास आई थिंक 3 लेक्चर हुआ है हमारा, इसमें जो भी जिसको भी जो डाउट है आप पूछ सकते हो। और अभी तक इस आज मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए क्योंकि टॉपिक ही उतना नहीं था। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, लेकिन मैं अब आपको इवनिंग में होमवर्क जरूर दे दूंगा, वो सारे लोग वो क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। वो सारे लोग वो क्वेश्चंस को करेंगे और सबमिट करेंगे सारे लोग। जो भी होमवर्क नहीं सबमिट करेगा उसके गार्डियन से बात होगा, क्योंकि आप नॉन सीरियस होके बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सकते हो। आपको जो मोड है जिसमें है आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके स्टडी कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा कि हम कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हैं स्टडी, और साथ ही साथ आप